क्रीप ऑफ स्टील। इसका एक और नाम स्ट्रेन रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ड्यू टू क्रीप ऑफ स्टील। डिफॉर्मेशन जो होते हैं आपने पढ़े होंगे, दो प्रकार के होते हैं, कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। हमने ऐसा पढ़ा कि कोई वायर है, मेटेलिक बार है, उस पे अगर लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा तो जो डिफॉर्मेशन आएंगे वो क्या आएंगे? इलास्टिक। जब लोड को अनलोड कर देंगे, अनलोडिंग हो जाएगी, रिमूव ऑफ लोड होगा, तो वो वापस शेप साइज रिगेन कर लेगा। मतलब ऐसे डिफॉर्मेशन कैसे होंगे? टेम्पररी। क्लियर है? दूसरा, जब हम किसी भी मेटेलिक बार पर अगर लोड लगाएं और लोड इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है, तो जो डिफॉर्मेशन आएंगे वो लोड के रिमूवल पे वापस से रिटेन ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाएगा, और ऐसे डिफॉर्मेशन को परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम बोल देते हैं। ठीक, ये बच्चों वाली बातें हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर आपने लोड लगाया इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो सबसे पहली बात, ये लगाया गया लोड अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगा, कम अवधि के लिए लगा, जैसे लाइव लोड होते हैं, आए और गए, आए और, तो ही ऐसा होगा। अगर लोड लगा इलास्टिक लिमिट से अधिक तो भी परमानेंट आएगा। और दूसरा, अगर किसी बॉडी पर लोड इलास्टिक लिमिट से कम लगा बट कांस्टेंट लोड लगा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे डेड लोड होता है, तो फिर जो डिफॉर्मेशन आते हैं वो भी परमानेंट आ जाते हैं। अब ये तो एक जनरल चीज है, ऐसा होना ही है, ठीक है, कॉमन सेंस, ये ऐसा होना ही है, बट ये तो एक स्पेशल चीज है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो रहा है, और इसी फिनोमेना का नाम क्रीप है। यानी व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर when subjected to a constant load within elastic limit for longer duration of time। आ गई बात समझ में? सभी को क्लियर है यहां तक? बोर्ड पे फोकस करेंगे। मान लो ये दो दीवारें हैं, यहां से यहां तक की लेकर जो लंबाई है वो 10 मीटर है। हमने एक वायर लिया और वायर की एक्चुअल लंबाई है 9 मीटर। कितनी है? यहां तक आया और फिर मैंने खींच दिया इसको और यहां पर बांध दिया। आ गई बात समझ में? जिस समय बांधा, अगर उस समय इसको छोड़ देता तो ये वापस नोका हो जाता, क्योंकि इंफॉर्मेशन आ, मैंने क्या करा, लगा दिया और छोड़ दिया। 1 महीने बाद आया, अब जब इस वायर को यहां से खोला, पहले खोल रहा था तो वापिस जा रहा था जब उसी टाइम खोला था, अब जब 1 महीने बाद खोल रहा हूं तो वायर खोलने के बाद पीछे नहीं गया, शेप रिगेन नहीं करा। अब वो वायर खुद कितने का हो गया? एक्चुअल में 10 का। मतलब ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गए थे। आ गई बात समझ में? आने अगर मैं 1 महीने बाद आया तो ये 9 का वायर 10 का निकला। अगर सपोज मान लो मैं 15 दिन बाद ही आके खोल देता तो क्या 9 का होता? तब ये 9.5 का होता। हाँ या ना? शायद जिस दिन बांधा उसी दिन रात में खोल देता तो ये वापस तो जाता बट पूरा नहीं होता। ये 0.9 मीटर जाता, फिर भी 9.1 तो ये हो चुका होता। 20 दिन बाद खोलता तो शायद ये 9.8 का होता। 25 दिन बाद खोलता शायद ये 9.9 का होता। आई बात समझ में? जिस दिन इसको बांधा उस समय इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। हाँ या ना? बट 30 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आया, खुद कितने का हो गया? इसने एडजस्ट कर लिया उस कंडीशन में। अब इससे पूछ रहा हूं गुस्सा, तो क्या बोलेगा?
गुस्सा है, गुस्सा है। ये क्या बोल रहा है? मैं रिलैक्स। मैं क्या हो गया हूं? मतलब जब क्रीप का फिनोमेना होता है तो शुरुआत में स्ट्रेस ज्यादा होते होंगे और धीरे 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 जैसे जैसे परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम होते 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 फाइनली जीरो हो जाती होगी। और वो उससे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन फिनोमेना, स्ट्रेन रिलैक्सेशन। अरे हाँ या ना, हाँ ना तो बोला करो, सभी को समझ में आया था? ठीक। ये क्रीप ऑफ स्ट्रेस, हमारा क्या लेना देना है, वो क्या वो समझ। इसी बात है कि इससे हम ना है। अगर मैं प्री टेंशनिंग की बात करूं, टेंशनिंग में सबसे पहले टेंशनिंग करते हैं वायर को खींचना। इमेजिन कर, जो हॉयर्स प्रोसेस थी, याद है हॉयर्स प्रोसेस? ये ग्राउंड है, 9 का वायर था, 10 का कमरा था, खींच दिया, साचे बिठा दिए, 1 महीना हो गया, कौन अमावस्या के दिन हमने काट दिया, हम बिल्कुल तैयार, रेडी। ये गुस्सा है कितने का? कितने का? एक्स्ट्रा 1 मीटर का। उस गुस्से के कारण ये अंदर आएगा और हमारे कॉन्क्रीट को दबाएगा और हम खुश हो जाएंगे और हमारी प्री स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। मालूम था भाई साहब जो थे वो खुद उतने दिन बाद, 1 महीने समय बाद, खुद पहले 9 के थे, वो खुद थोड़े दिन बाद 9.8 के हो गए सपोज। तो अब गुस्सा कितने का? तो उतने के कारण ही अंदर जाएगा और उतना ही कंक्रीट को हमारा तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जितना पहुंचना था उतना तो नहीं पहुंच पाएगा ना प्री स्ट्रेस। दिस इज लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ स्टील। नहीं समझ में आया? अभी भी आ गया? मान लो पोस्ट टेंशन मेथड, कॉन्क्रीटिंग हो गई, सरिया लगा दिया, सरिया खींच दिया, मशीन बुलाकर 1 महीने बाद एंकरिंग कर दिया, जैसे ही बांधा वैसे वायर गुस्से में। अब प्री स्ट्रेस ट्रांसफर होने के लिए 1 महीना छोड़ देंगे। हमने सोचा कि 9 का वायर था, 10 का खींचा है, गुस्सा होगा 1 का, 1 महीने बाद खुद 9.5 के हो गए। तो कितना गुस्सा बोल गए? आधे मीटर का। तो कंक्रीट भी कम ही दबेगा, हाँ या ना? तो भी तो हमारा नुकसान हो। दिस इज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ स्टील ड्यूरिंग टेंशनिंग मेथड, हाँ या ना? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स्ड, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए कई सारे। साइंटिस्टों ने पता लगाया कि इसके कारण लॉस कितना होता है। वहां से मालूम चला कि लॉस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ स्टील जो होता है ये 3 से 6% का होता है ऑफ इनिशियल प्री स्ट्रेस। जितना हम देंगे ना उसका 3 से 6% के आसपास इसका नुकसान होगा। समझ में आया? कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट फिक्स्ड रेंज ध्यान रखनी है। कितना होगा इसका? अगर न्यूमेरिकल आए तो जितना इनिशियल प्री स्ट्रेस दिया हो या प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया उसका 3 से 6% निकाल, ये रेंज है। एक वैल्यू चाहिए सर, कोई एक वैल्यू पूछी तो फिर 5% ऑफ इनिशियल। आ गई सभी को बात समझ में? ठीक। ये भी नहीं हो कोई न्यूमेरिकल आता तो वहां खुद बोल देंगे कि क्रीप के कारण, क्रीप ऑफ स्टील के कारण 90% पहुंचा, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे। तो लॉस कितने का हुआ? 10% का। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, तो जो भी होगा उसका 10% कर देना, आंसर निकाल देना। आगे सभी को बात समझ में? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये परसेंटेज ध्यान रखना है। रेंज पूछी तो, एक वैल्यू पूछी तो